Hello students, this is R.P. Verma. I welcome you all in my Mother India Law classes, Sri Ganganagar. Students जो MGSU बीकानेर के स्टूडेंट हैं और जिनके अभी LLB पार्ट फर्स्ट के एग्जाम हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे? अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड और लॉ ऑफ टोर्ट के जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे आपके सिक्स्थ पेपर की। सिक्स्थ और सेवंथ दोनों पेपर बच्चों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए हैं। तो सिक्स्थ पेपर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट है। तो आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बात करें तो जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है बच्चों, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास दो टॉपिक हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट और दूसरा फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करूं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपके पास डिफरेंट 4 टॉपिक्स हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम आप लोगों के पास कम है। तो देखिएगा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर इन्होंने जो टॉपिक्स दे रखे हैं, एक तो आपका फेडरलिज्म, दूसरा प्रीएम्बल और तीसरा फिर सिटीजनशिप की बात ये कर रहे हैं। और उससे पहले इन्होंने नेचर एंड स्पेशल फीचर्स की बात की है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट 4 टॉपिक्स हैं। नेचर एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप। अब बच्चों टाइम कम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो यहाँ पे हमारा जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो बनता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको 10-12 फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के कि भाई ये रिटन है, रिजिड है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है ना, फेडरल है, वो सारे जो अपन पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका सैलिएंट फीचर का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ नेचर की, अगर हम बात करें फेडरलिज्म की, कि हमारा जो संविधान है वो संघीय है या एकात्मक है। अगर संघीय है, फेडरल है तो क्यों है, क्या कोई केस लो भी है? तो हम सिर्फ फेडरलिज्म की बात करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रीएम्बल का, प्रस्तावना का। तो जनरली प्रीएम्बल में यही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? तो आप देखिए गोलकनाथ का मामला है, इनरी बेरुबरी का मामला है, फिर उसके बाद में केशवानंद भारती का मामला है। अलग अलग मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट दिए और लास्ट में केशवानंद भारती में ये कहा कि नो, वी कांट से इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे प्रीएम्बल और जो मेन फीचर्स का क्वेश्चन है बच्चों, वो आप थोड़ा अच्छे से करके जाए। तो मेन फीचर्स वाला जब आप करें तो उसमें फेडरल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ ले। तो हमारे यहाँ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट फीचर्स और प्रीएम्बल। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, 14 to 18 यानी कि राइट टू इक्वालिटी दे रखा है। तो बच्चों 12 पे स्टेट की डेफिनेशन है। अगर एग्जामिनर चाहे तो इसको 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि केस लो है तो केस लो तो जितने भी लिख दो आप कम है। तो यहाँ पे अगर अपन मैटर के हिसाब से देखें तो 12 पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिल सकता है। वो चाहे तो 2 मार्क्स का भी दे सकते हैं। सेक्शन आर्टिकल 13 जो है बच्चों हमारा, उसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है ना। इस तरह के बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स, प्रिंसिपल्स जो है वो आपके आर्टिकल 13 में आते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई आपसे राइज कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स में अगर देखा जाए तो जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 और स्पेशली आर्टिकल 14 आप लोगों को मेंशन करना है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, है ना। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट यूनिट में देखें तो इस सैलिएंट फीचर्स का क्वेश्चन है, प्रीएम्बल का क्वेश्चन है और आर्टिकल 14 का। 3 बड़े क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट यूनिट के अंदर। और अगर इन तीनों में से भी आप कहें कि सर एक क्वेश्चन जो है वो हम बहुत ज्यादा अगर उस पर जोर दें तो राइट टू इक्वालिटी पे आप थोड़ा इसको अच्छे से तैयार करके जाएं।
और फीचर्स का क्वेश्चन भी आपको देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे उसके बाद में यूनिट सेकंड में अगर हम बच्चे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट सेकंड में तो आप यूँ समझिए कि इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, बहुत वाइड, बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी भरकम पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इन्होंने डाल दिए हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव है। अब यहाँ पे बहुत रिस्क है बच्चों। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। अब 19 से 22 तक अगर जाएं तो दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बनेगा। उसके बाद में आर्टिकल 21 पे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बनता है राइट टू लाइफ पे। और वो दोनों मेन क्वेश्चंस है जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो यहाँ एक यूनिट के अंदर है। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24 पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। राइट टू रिलीजन 25, 26, 27, 28 यहाँ पर भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29, 30 जिसमें माइनॉरिटी भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 यहाँ पर भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर वेरियस रेमेडीज आ जाएंगी। एवियस कॉर्पस है, क्यो वारंट टू है, सेचुरारी है, प्रोहिबिशन है ना। इस तरह से बहुत सारी रेमेडीज वो इसमें रिट्स आ जाएंगी। उधर एग्जीक्यूटिव में आप देखिए इन्होंने प्रेसिडेंट डाल दिया जी। उसके बाद में इसी में प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा कि इन्होंने बहुत वाइड कंसेप्ट जो है वो सेकंड यूनिट में डाल दिया, लेकिन अब टाइम कम है तो मैं ये राय दूंगा आपको कि आप आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाएं। राइट टू रिलीजन आप देख लें और एक प्रेसिडेंट आप देख लें, क्योंकि अगर पेपर का लेवल ठीक हुआ तो प्रेसिडेंट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या पढ़ेंगे अभी इतने कम टाइम में। तो इनिशियल नॉलेज सब चीजों की होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। अगर चाहें तो आर्टिकल 19(1)(a) थोड़ा सा देख लें और प्रेसिडेंट अच्छे से देख के जाए इस सेकंड यूनिट के अंदर आपका। उसके बाद में देखिएगा फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट। तो बच्चों थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट के अंदर आप देखिएगा, थर्ड यूनिट जो है वो आपकी यूनियन लेजिस्लेचर है, जिसमें अपन बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा, यानी कि स्पेशली पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के बजाय एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो आर्टिकल 105 है आपका, उस पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है। इसी थर्ड यूनिट के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट का, और फिर उसके साथ में हाई कोर्ट भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड यूनिट में करने लायक जो क्वेश्चन है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। मैं तो आपको यही राय दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को आप एक बार अच्छे से करके जाएं, ठीक है। बाकी एग्जामिनर कुछ भी पूछे जी, पर सुप्रीम कोर्ट आप अच्छे से करके जाएं। उसके बाद में अगर हम फोर्थ यूनिट के अंदर आए बच्चों, तो फोर्थ यूनिट के अंदर देखा जाए तो कोई भी आपका ढंग का क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता जो आपने प्रिपेयर किया हो। सारे के सारे जो है वो RAS IAS लेवल के पार्ट इन्होंने डाले हुए। इसमें आर्टिकल 310 है, 311 है ना। इसके अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है बच्चों, उस पे आपका एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जो आपका सर्विस सिलेक्शन है भाई, कोई आपको रिक्रूटमेंट होती है पब्लिक, अपने को पता है जैसे RPSC है राजस्थान में, पंजाब में आपके PCS है ना, और ऊपर सेंटर में UPSC है। तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, छोटा सा पॉइंट इन्होंने लिख दिया, लेकिन इसके अंदर आपका UPSC भी है, RPSC भी है, सब आ गया। तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट के अंदर अगर आप लोगों ने नहीं कुछ पढ़ा हुआ तो मुश्किल बहुत है। यहाँ पे आपको मैं राय दूंगा कि आप एक शॉर्ट आंसर तैयार कर रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, है ना। कुछ आपने पढ़े होंगे कि साहब वो अपनी पोस्ट पे तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। तो इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन पे थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, बाकी सब राम भरोसे है। फिफ्थ यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिफ्थ यूनिट में हमारे पास करने लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इमरजेंसी का। यहाँ हमारे पास नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, थ्री टाइप्स ऑफ एजेंसीज हैं। उस एजेंसीज का इफेक्ट क्या होगा,
तो यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी दो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन इसमें टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों का इफेक्ट लगभग सेम है, बस ग्राउंड्स डिफरेंट है। नेशनल इमरजेंसी के अंदर आपके पास 3 ग्राउंड्स हैं कि भाई कोई वॉर की सिचुएशन है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई आर्म्ड रेबिलियन है, और इधर स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही बात है भी किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो। अब प्रोसीजर की बात करें ना तो प्रोसीजर भी जो है वो 90% सेम है, बस सिर्फ जब राष्ट्रपति हमारे डिक्लेयर करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी 1 महीने तक चलेगी, आप इन बिटवीन रेक्टिफिकेशन उसका करते हैं तो ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगी। स्टेट के अंदर 1 महीने की जगह 2 महीने है स्टेट इमरजेंसी में, बाकी सारा प्रोसीजर आपका सेम है। तो यहाँ पे अगर आप नेशनल इमरजेंसी को ढंग से पढ़ के जाए और इसका डिफरेंस देख लें स्टेट इमरजेंसी से, तो आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 5th यूनिट में। तो अब बच्चों अगर हम बात करें ओवरऑल तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास प्रीएम्बल का क्वेश्चन है, सैलिएंट फीचर्स का क्वेश्चन है, और ज्यादा से ज्यादा आप आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी वो देख लें। तो 3 बड़े क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से करके जाएं। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आप करके जाएं। सेकुलरिज्म पे आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट आप अच्छे से करके जाएं। फोर्थ यूनिट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आपको आंसर मिल जाता है तो पढ़ के जाए। फिफ्थ यूनिट के अंदर हमें कोई डर नहीं है, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी दो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नेशनल इमरजेंसी आप अच्छे से पढ़ के जाएं और स्टेट इमरजेंसी से इसका डिफरेंस देख लें तो आपके ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ऑफ द बेस्ट, कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे मैसेज करें 9785180929 पे। अब आप देखिए जो आपका 7th पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड, 7th पेपर है ये आपका एलएलबी पार्ट फर्स्ट का। इसके अंदर बच्चों जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप देखिएगा फर्स्ट यूनिट के अंदर इन्होंने क्या क्या कवर किया है। तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दो पार्ट हैं बच्चों। अब देखा जाए तो सिर्फ दो पार्ट हैं, लेकिन जब अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो एग्जामिनर एक तो आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है और कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो 36 से लेके 51 तक की जितनी भी हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ गाइडलाइंस हैं सरकार के लिए कि किस तरह से आपको गवर्न करना है कंट्री को, किस तरह से आपको एक सोशल चेंज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा आर्टिकल 44 हम उसकी भी बात करेंगे। तो आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक की हेडिंग्स आपको देखनी है। इसी के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो आपको पता ही है भाई, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है तो हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर फंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अगर कोई वायोलेशन हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि साहब के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो गवर्नमेंट पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रही है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई हमें रास्ता नहीं दिखाया कि हम उसके लिए भी कोर्ट जाएं, उनको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। तो एक तो डिफरेंस आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों इस यूनिट के अंदर है वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। कभी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि साहब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्शन है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके जो है वो फॉलो होंगे। कभी हमारे सामने ये बात आई कि नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो ओवरराइड करेंगे। तो ये एक झगड़ा है कि कभी हम ये मान के चलें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको फॉलो किया जाएगा भले ही आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो जाए। कभी ये होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको छोड़ो, आपको फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है। तो बाद में मिनर्वा मिल्स का केस आया, केशवानंद भारती का केस था, इनके अंदर ये कहा नो द बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आप किसी एक को अवॉइड नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपका बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर वो करके जाते हैं तो हमारा यहाँ रिस्क
कम है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज का, भाई 11 हमारी ड्यूटीज हैं। अब जिसकी क्रैमिंग अच्छी है, रट्टा अच्छा है, वो तो ये क्वेश्चन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये क्वेश्चन आपसे 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। 15 मार्क्स के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो आप हेडिंग्स तैयार कर लीजिए, सिर्फ हेडिंग्स, उसके अंदर इतना आप इंटेलिजेंट तो है ही कि कुछ मैटर लिख सकें। दूसरा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सेकंड यूनिट की अगर बात करें बच्चों, तो सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन गवर्नर का है। तो जैसे अपन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन किया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्वेश्चन के अंदर अपॉइंटमेंट और पोजीशन एंड पावर्स का क्वेश्चन बनता है। तो जो वहां पे पोजीशन एंड पावर्स आपने की है, उसके अंदर जो हेडिंग है, लगभग वैसी ही हेडिंग जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी गवर्नर में। तो गवर्नर का क्वेश्चन आप इजीली तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा, विधान परिषद है, पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है। तो अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है। अदरवाइज अभी आप इन पे खाली शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यही कहूंगा कि यहाँ पे गवर्नर पे आप तैयार करें सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो थर्ड यूनिट में हमारे पास जो यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, जो अपन अपनी लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है ना, तो वो जो 245 246 आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे जो कानून बनाने की पावर है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे आप, जो किसमें मैटर खूब मिलेगा आपको, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल कानून बना सकता है, कौन से कानून, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे स्टेट कानून बना सकता है, और कब जो है वो सेंटर स्टेट की लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कानून बना सकता है। तो एक बहुत अच्छा मैटर मिलेगा, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो काफी अच्छा मैटर आपको मिलेगा। और इसी के अंदर बच्चों फिर आपके पास अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रांसफर ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो जजेस हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन है। अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अभी इसको आप एक बार मत देखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, किसी भी कानून को वो वैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं कि साहब ये नहीं वैलिड है, नहीं ये वॉइड है। तो वो जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, इसको अपने को आर्टिकल 13 से भी जोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे जो जुडिशियल रिव्यू है, इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इसमें लगभग आपको जो है वो केसेस करने पड़ेंगे। तो आप देखिएगा कि जितने भी आप केसेस पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, है ना, चाहे आप ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो रिलेशन है, तो वहां पे भी जो केसेज हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई ये आपकी चीज वॉइड है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो सब क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है बच्चों। तो वो सारे केसेज आपके यहाँ काम आ सकते हैं। अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें, तो एक आपका क्वेश्चन है कि कब किसी एम्प्लॉय ने अगर कोई टोर्ट किया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसके लिए कब स्टेट की लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ टोर्ट आपने पढ़ा है, उसके अंदर जो वाइकेरियस लायबिलिटी की कंसेप्ट है बच्चों, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो ये लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर अगर आपने क्वेश्चन तैयार किया है, तो आपकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो भारत में आप कहीं पे भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई ट्रेड कर सकते हैं, ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि आपको वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो 19(1)(g) के अंदर हमें जो पावर दी हुई है कि भाई राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। वो तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन ये आपको बता रहा है कि काम आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का जो चैप्टर है, ये आप अच्छे से करके जाएं, तो कोई रिस्क नहीं है हमारे पास। फिफ्थ यूनिट के अंदर भाई हमारे पास जो है वो अमेंडमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या हम आर्टिकल 368 के अंदर ये मान के चलें कि सुप्रीम के हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो किसी में भी कैसा भी अमेंडमेंट कर सकती है? क्या पावर है 368 के थ्रू
हमारे पास गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर है? तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट आ जाएगी कि जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर पार्लियामेंट किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे आपने अभी 370 में अमेंडमेंट हुआ, ये आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा। तो 5th यूनिट के अंदर एक अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, तो या तो सीधा अमेंडमेंट के प्रोसीजर को पूछ सकते हैं या फिर बेसिक स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं। तो आंसर तो एक ही है, क्योंकि अगर आप अमेंडमेंट पे लिखोगे तो भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पे जो है वो मेंशन करना है। तो आप देखिएगा, दोबारा मैं फिर आपको रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट यूनिट के अंदर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से करना है। सेकंड यूनिट में गवर्नर आपको बहुत अच्छे से करना है। थर्ड यूनिट के अंदर जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है आपके, वो आपको अच्छे से करने, विधायी संबंध जिसको अपन बोलते हैं, और जुडिशियल रिव्यू आप अच्छे से देख लें। फोर्थ यूनिट में कोई टेंशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आप अच्छे से करके जाएं। फिफ्थ यूनिट के अंदर आपका अमेंडमेंट का चैप्टर है, ये आप अच्छे से करके जाएं। होप द बेस्ट कि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।